नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ईपीएफओ एसएसए का एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है। तो अब आप लोगों के पास ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और इसी एग्ज़ाम से संबंधित आप सबके लिए हम जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। तो जिन दोस्तों का एसएसए का एग्ज़ाम है, आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट बनाते रहें। आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका प्रिपरेशन का लेवल अभी क्या है, आप 30 में कितना तक स्कोर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आपको इस प्रैक्टिस सेट में एक स्पेशल टॉपिक से भी क्वेश्चन देंगे, जैसे कि वो क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री से हो सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री से, मेडावल हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री से, या फिर पॉलिटी से हो सकता है, साइंस से हो सकता है। किसी भी एक टॉपिक से क्वेश्चन देंगे और आपको बीच बीच में मिक्स क्वेश्चन भी देते रहेंगे। दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको देंगे, जिससे आपका एक अच्छा खासा प्रैक्टिस एक स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर भी और मिक्स क्वेश्चन के ऊपर भी होता रहेगा। और धीरे धीरे करके आपके पास एक क्वेश्चन का बैंक भी तैयार हो जाएगा। ओके, तो आपका यदि ये एग्जाम है, आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट बनाते रहें। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम ये सेट को कंटिन्यू रखेंगे और आपके एग्जाम तक ये प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। ओके दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन दिए हैं और ये एक स्पेशल टॉपिक से क्वेश्चन है। तो आप लोग लास्ट तक बनाएं और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका 30 में कितना सही हुआ। ओके तो दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यदि ये सेट अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। ऑप्शन है अल हजाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और अंतिम ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ओके, ये जो सिंध पर आक्रमण किया था वो 712 ईस्वी में किया था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये जब 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध का शासक कौन था। तो उस समय सिंध का शासक दाहिर नामक व्यक्ति थे। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, सिंध का शासक कौन थे, दाहिर। ओके, और ये मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का निवासी था, तो अरब का निवासी था। ओके चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था, यानी कि महमूद गजनवी जो था वो कहाँ का शासक था। तो आपका ऑप्शन है पारस, गजनी, लाहौर, अरब। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था, तो ये गजनी का शासक था। इसका जो पूरा नाम था वो महमूद गजनवी था, है ना। ये महमूद गजनवी जो था वो यामनी वंश का शासक था, जो कि गजनी में था, है ना। तो ये वहीं का शासक था। और इसके पिताजी का क्या नाम था, तो इसके पिताजी का नाम सुबुक्तगिन था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ये भारत के सोमनाथ मंदिर पर, जो कि गुजरात में है, उस पर ये बहुत बार आक्रमण किया था। ओके, इससे भी संबंधित क्वेश्चन हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ओके चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्या है दोस्तों, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो आपका ऑप्शन है 7, 5, 17, 15। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें कि महमूद गजनवी जो था वो भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये भारत में अपना मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं कर पाया था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ लूटपाट करके चला गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्या है दोस्तों, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की। तो आपका ऑप्शन है महमूद गजनी, चंगेज़ खान, मोहम्मद गोरी, नादिर शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1026 ईस्वी में वो महमूद गजनी था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये सोमनाथ मंदिर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और कहाँ पे है, गुजरात में। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्या है दोस्तों, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। तो आपका ऑप्शन है महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो था वो तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था। और ये दूसरी लड़ाई कब हुआ था, 1192 ईस्वी में। ओके, और पहली लड़ाई कब हुआ था, तो वो 1191 ईस्वी में। पहली लड़ाई में क्या हुआ था दोस्तों, इसमें पृथ्वीराज जीत गए, लेकिन दूसरी में क्या हुआ कि पृथ्वीराज हार गए, है ना। यही जो लड़ाई है, दूसरी लड़ाई, भारत में मोहम्मद गोरी के लिए एक शासन स्थापित करने का रास्ता खोल दिया था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। जब आप दोस्तों आपसे ये पूछे कि तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो ये 1191 में हुई थी पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज विजय रहे। ओके, दूसरी कब हुई, तो 1 साल बाद 1192 में, और इसमें
मोहम्मद गोरी विजय रहा। ओके, तो आप लोग अच्छा से दोनों बात को ध्यान में रखिएगा। और आपसे कहीं ये पूछ दे कि ये तराइन वर्तमान में कहाँ है, किस राज्य में है, तो ये हरियाणा में है। ओके, ये भारत के हरियाणा राज्य में अभी तराइन स्थित है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे कहीं ये पूछ दे कि तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय किसके बीच हुआ था, आपसे कहीं प्रथम, द्वितीय, तृतीय करके देगा, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। ये जो पृथ्वीराज चौहान थे वो पृथ्वीराज तृतीय थे। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, इस तरह करके भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और तब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, हाँ, तो आप लोग ये सभी बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे, सभी बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर क्या है दोस्तों, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था। तो आपका ऑप्शन है तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, खानवा की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, तराइन का दूसरी युद्ध जो हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी विजय रहा था और पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था, है ना। और ये युद्ध कब हुआ था, 1192 में। तराइन का मैदान कहाँ है, हरियाणा में। और दोस्तों कहीं आपसे ये पूछ दे कि मोहम्मद गोरी का मूल नाम क्या था, तो मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। क्या था, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम मोहम्मद गोरी का मूल नाम था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7वां नंबर क्या है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। आपका ऑप्शन है सिकंदर तथा पोरस, जयचंद तथा मोहम्मद गोरी, अकबर तथा हेमू, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान। तो किसके बीच दोस्तों, ऑप्शन डी, मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान। और ये पृथ्वीराज कौन थे, तृतीय थे। ओके दोस्तों, कहीं आपसे ये पूछ दे कि ये पृथ्वीराज जो थे वो कहाँ के शासक थे, तो ये अजमेर तथा दिल्ली के शासक थे। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर क्या है दोस्तों, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। तो आपका ऑप्शन है तराइन की लड़ाई, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, तराइन की लड़ाई पहली और दूसरी 1191 और 1192, है ना। यदि पहली बार 1191 में पृथ्वीराज जो मोहम्मद गोरी को हराए और उसी टाइम उसको मार डालते या बंधक बना के रख लेते, इसको छोड़ते नहीं, तो फिर ये स्थिति नहीं आता, ऐसी स्थिति नहीं आता कि फिर से वो 1192 में आक्रमण करता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि सांप को अधमरा मार कर छोड़ना नहीं चाहिए, है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्या है दोस्तों, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। तो आपका ऑप्शन है 1106 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1306 ईस्वी, 1406 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, दिल्ली सल्तनत का जो शासन था वो स्टार्ट कब हुआ, तो ये 1206 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। और दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला पहला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ओके, हाँ, मोहम्मद गोरी का जो चेला था, जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको वो दिल्ली का गद्दी सौंपा था। और पहला जो शासक बना था दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठने वाला, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। क्योंकि ये गुलाम था इसलिए इसको गुलाम वंश भी कहा जाता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट हुआ था वो गुलाम वंश से स्टार्ट हुआ था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत भी शुरू हुआ और गुलाम वंश भी शुरू हुआ। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे कहीं ये पूछे दिल्ली सल्तनत कब से कब तक था, तो ये 1206 से 1526 तक था, जब बाबर आक्रमण किया था और मुगल वंश का स्थापना किया, उस समय तक दिल्ली सल्तनत था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे सिर्फ ये पूछे कि गुलाम वंश कब तक था, तो ये 1206 से 1290 तक था। ओके, हाँ, तो आप लोग इतना बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। तो आपका ऑप्शन है गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश और अंतिम ऑप्शन है गोरी वंश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी, गोरी वंश दिल्ली के सल्तनत पर राज नहीं किया था। गोरी वंश का संस्थापक मोहम्मद गोरी था, जिसको गौड़ वंश भी कहा जाता है। ओके, हाँ, गोरी भी लिखता है, गौड़ भी लिखता है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। इसका संस्थापक मोहम्मद गोरी था, जो कि दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था। ओके, हाँ दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो आपका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और अंतिम ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, तो एक मस्जिद था जो कि संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, तो ये एक मस्जिद था। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्या है दोस्तों, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था।
तो आपका ऑप्शन है 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, अंतिम ऑप्शन है 11वीं शताब्दी। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 13वीं शताब्दी। कुतुब मीनार बनवाने का जो काम किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट किया था। ओके, लेकिन इसको बनवाया कौन, तो इसको बनवाया इल्तुतमिश। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, आपसे कहीं ये पूछा जाए कि कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो इल्तुतमिश ने बनवाया। कुतुब मीनार बनवाना किसने शुरू किया था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये 13वीं शताब्दी कैसे हुआ दोस्तों, तो इसको 1206 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा तो उसके बाद ये काम स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद जब इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक रहा तो उसी बीच इसका काम पूरा हुआ। यानी कि ये जो कुतुब मीनार बना वो 1200 के बाद बना है, यानी कि 13वीं शताब्दी में बना है। ओके, जैसे कहने का अर्थ हुआ कि अभी 2023 है ना, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, तो 21वीं शताब्दी चल रही है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो इसलिए इसमें से जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 13वीं शताब्दी होगा। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था। तो आपका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश। ओके, दिल्ली का जो पहला प्रभुत्व संपन्न जो सुल्तान था वो इल्तुतमिश था, क्योंकि उस समय क्या होता था दोस्तों, जो गद्दी पर बैठता था उसे खलीफा से मान्यता प्राप्त करनी होती थी। ओके, तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अपने नाम में सुल्तान भी नहीं लगाया था और वो खलीफा से मान्यता भी नहीं लिया था, इसलिए वो पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान नहीं था। ओके, लेकिन इल्तुतमिश एक प्रभुत्व संपन्न सुल्तान था और इसी को ही, इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ओके, हाँ, तो आप लोग सभी बात को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे सिर्फ ये पूछे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो उसका आंसर जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। तो आपका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनास उस सिराज, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का जो उद्धारक था, वास्तविक संस्थापक था, वो इल्तुतमिश था। ओके, तो आप लोग अच्छा से सभी बात को ध्यान में रखेंगे। और आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो 1206 से 1210 तक ही शासन किया था। ओके, उसके बाद 1210 में चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ओनली 4 साल का शासनकाल था, ये बहुत कुछ नहीं कर पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद इसका जो दामाद था इल्तुतमिश, ये गद्दी पर बैठा और ये 1211 से 1236 तक रहा और अधिकतर काम, ज़्यादातर काम इल्तुतमिश ही किया। ओके, और इल्तुतमिश की ही बेटी थी कौन, रजिया सुल्तान, है ना, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका थी, है ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है दोस्तों, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो आपका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नसरुद्दीन खुसरो। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ओके, इल्तुतमिश के ही शासनकाल में चंगेज खान जो था वो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, लेकिन चंगेज खान का जो दुश्मन था उसका सहायता इल्तुतमिश नहीं किया था। इसी से खुश होकर चंगेज खान क्या किया, भारत के अंदर आके इल्तुतमिश से वो युद्ध नहीं किया, उससे खुश होकर वो उधर से ही लौट गया और भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा टल गया था। ओके, चंगेज खान जो था वो मंगोल था, है ना, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या है दोस्तों, हौज ई सुल्तानी एक डैश है। आपका ऑप्शन है मीनार, बड़ा जलाशय, महल, मस्जिद। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, हौज ई सुल्तानी क्या है, तो ये एक बड़ा जलाशय है जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार एक होगा ऊपर में, नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था, यानी कि लागू किसने किया था। तो आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अंतिम ऑप्शन है बलबन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बलबन ने नौरोज उत्सव शुरू किया था और बलबन ही सिजदा एवं पावोस की नीति भी शुरू किया था, यानी कि घुटने पर बैठकर राजा जो था उसका सत्कार करना। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं कि नौरोज उत्सव किसने शुरू किया था और सिजदा एवं पावोस की परंपरा किसने किया था शुरू, तो वो बलबन ही किया था शुरू। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर क्या है दोस्तों, चिहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था। तो आपका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, रजिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन। ओके, ये चिहलकानी या फिर चहलकानी क्या था दोस्तों, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा 40 सामंतों की एक समूह बनाई गई थी। ओके, हाँ, उसी को चहलकानी दल
या फोर्टी के रूप में भी जाना जाता है। आपसे कहीं ये पूछे कि चहलगानी दल या फिर चहलगानी दल या फिर फोर्टी की शुरुआत किसने की थी, तो वो इल्तुतमिश किया था। इसको भंग कौन कर दिया, इसको खत्म कौन कर दिया, तो बलबन कर दिया था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आप लोग आगे लगा लीजिए मध्यकालीन भारत। ओके, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो आपका ऑप्शन है नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा देवी और अंतिम ऑप्शन है रानी दिद्धा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्या है दोस्तों, डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो आपका ऑप्शन है गेवहर सुल्तान, रजिया बेगम, फातिमा अल फिहरी, अंतिम ऑप्शन है सजारत अल डर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कन्फर्म कर ले। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी रजिया बेगम, यानी कि रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 1240 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठी रही। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और ये रजिया बेगम किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया बेगम कहिए या फिर रजिया सुल्तान कहिए। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्या दोस्तों, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, क्या थे, मंगोल, अफगान, तुर्क, एक जाट कबीला। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर ले। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्क था। दिल्ली का जो खिलजी सुल्तान था वो तुर्क था, जो कि दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के नाम से राज किया था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्या है दोस्तों, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। ये अपने आप को सिकंदर सानी कहता था, यानी कि दूसरा सिकंदर यही है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्या है दोस्तों, सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता था, बनाई थी, कौन बनाई थी? तो आपका ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, अस्थायी सेना रखने की परंपरा, उसका भुगतान सीधा राज के द्वारा किया जाने लगा था किसके शासनकाल में, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, है ना। सेना को नगद देने की परंपरा, उसके बाद घोड़ा दागने की परंपरा, सैनिकों को हुलिया लगाने की परंपरा जो स्टार्ट किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ही किया था शुरू। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्या है दोस्तों, गुजरात के वघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज दिया गया था? तो आपका ऑप्शन है राम, अर्जुन देव, सारंग देव, करण देव। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, गुजरात का जो वघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था जो अलाउद्दीन से हारने के बाद उसको राज दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी करण देव। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये करण देव किस वंश के थे, तो वघेला राजवंश के थे, गुजरात के। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और ये अलाउद्दीन खिलजी से हार गए थे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्या है दोस्तों, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? अलाउद्दीन खिलजी का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति था, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि बहुत ही चालाक और चतुर जो सेनापति था, उसको वो दक्षिण विजय का कार्यभार सौंपा था कि साउथ का जो सब स्टेट है उसको तुम फतह करके आओ। अलाउद्दीन खिलजी किसको सौंपा था? तो आपका ऑप्शन है साजी मलिक, खिज्र खान, मलिक काफूर, अंतिम ऑप्शन है उलुग खान। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी मलिक काफूर, यही दक्षिण विजय किया था। इसने देवगिरी को, वारंगल को, काकतीय को, सभी को ये पराजित किया था। और एक बात को आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, मदुरई तक पहुंचने वाला ये दिल्ली का पहला सेनापति था। ओके, तो आप लोग सभी बात को अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्या है दोस्तों, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन मुबारक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और कहीं आपसे ये पूछे कि अपने आप को स्वयं खलीफा किसने घोषित कर दिया था, तो वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ओके, हाँ, तो दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। खलीफा के अधिकार को मानने से किसने इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। और अपने आप को खलीफा किसने घोषित कर दिया? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ओके, तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहने को 50 क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिएगा तो 100 के आसपास आपका क्वेश्चन है। ओके, हाँ,
क्योंकि जितना बातें बता रहे हैं सब कुछ आप नोट करते जाइएगा, दिमाग में फिट करते जाइएगा। ओके हाँ, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो आपका ऑप्शन है वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया था, उसने चीन के साथ युद्ध किया। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि इसको MBT भी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, ये एक असफल व्यक्ति था, इसको ऐसा इतिहास में बताया गया है। लेकिन इतिहास में ये भी बताया गया है कि ये एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था। ओके हाँ, तो आप लोग इस बात को भी अच्छा से ध्यान में रखेंगे। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जो अच्छा पढ़ा लिखा होता है उसके शासनकाल को एक अच्छा शासनकाल नहीं माना जाता है ना, लेकिन जो थोड़ा चतुर होता है, चालाक होता है, उसके शासनकाल को इतिहास में अच्छा माना जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। वो ये नहीं समझता था कि कौन सा डिसीजन कब लेना है और पॉलिटिक्स कैसे करना है, वो उसको अच्छा से पता नहीं था। ओके हाँ, तो इसीलिए वो एक असफल व्यक्ति माना गया इतिहास में। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या है दोस्तों, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो आपका ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? तो वो फिरोज शाह तुगलक था। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक यानी कि फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये सती प्रथा रोकने का भी प्रयास किया और ये हिंदुओं के होली के त्यौहार में भी शामिल होना स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या है दोस्तों, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो आपका ऑप्शन है मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। ओके, ये भी क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में अपना राजदूत बनाकर किसे भेजा था? तो इब्न बतूता को भेजा था। ओके, तो आप लोग अच्छा से सभी बात को ध्यान में रखेंगे। इब्न बतूता का एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है रहला। ओके, वो जब भारत आया था उसका जो पूरा यात्रा जो हुआ उसका वर्णन वो इसमें किया था, रहला में। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आता है कि रहला किसका प्रसिद्ध पुस्तक है? तो वो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता का पुस्तक है। ओके, तो आप लोग अच्छा से इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों आपका 30 में कितना सही हुआ कमेंट्स करके बताएं। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप वो भी कमेंट्स करें, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।